बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दुआ है कि आप सेहत और ईमान की सलामती के साथ बिल्कुल खैरियत से हों। आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। द एक्विंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक। सेकंड और थर्ड स्टेंजा को आज पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा जो एक्विंग ग्रीन का एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट ले लेते हैं। हमने सेकंड स्टेंजा से स्टार्ट लेना है। Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk। हमारे सेकंड स्टेंजा के अंदर जो टाइम सेलेक्ट किया गया है वो नून टाइम है या आफ्टरनून भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो नून टाइम होता है ये पीक ऑफ द डे का टाइम होता है। सो यहाँ पर हमने मेच्योर क्लास पीपल यानी जो ओल्ड जनरेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक डायरेक्ट करेक्टर यहाँ पे दिया गया है ओल्ड जॉन। ओल्ड का मतलब एजड है, एल्डरली है, यानी एक मेच्योर पर्सन, एक एल्डर पर्सन है, एजड पर्सन है जॉन। विद वाइट हेयर, उसके वाइट हेयर भी इंडिकेशन देते हैं उसकी एज फैक्टर को। डज लॉफ अवे, लॉफ मतलब गीगल, चकल, स्माइल करना। केयर का मतलब है जी वरी, एंग्जाइटी, ट्रबल, टेंशन। तो ओल्ड जॉन है, वाइट हेयर है उसके, और वो भी जो वर्ल्डली टेंशन्स होती हैं, ट्रबल्स होती हैं, उनसे अपने आप को फ्री करने के लिए इस वक्त एक मैरी मेकिंग मूड में है, इंजॉयबल मूड में है। सिटिंग बैठा हुआ है अंडर द ओक। ओक क्या है? ये एक ट्री है, आपके साथ मैंने ये इमेज शेयर किया हुआ है और आपने देखा ये थिकली अबंडेंट ट्री होता है, काफी लार्ज एरिया को कवर करता है। इतनी ज्यादा एरिया पर ये शेड फराहम करता है, तो लोग ज्यादातर अंडर द ओक बैठना और वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सो ओल्ड जॉन भी जिस ग्रीन मेडो या ग्रासी एरिया में बैठा है वहां पे ओक ट्री है, जिसके नीचे कुछ एजेड पीपल, उसके साथ कुछ और उसके कंपेनियन भी है। जैसे कि नेक्स्ट वर्स में आ रहा है अमंग द ओल्ड फोक। फोक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है पीपल, रेजिडेंट्स, यानी उसके कुछ एज फेलोज कुछ और भी हैं जो वहां पे बैठे हुए, और वो सब एक दूसरे के साथ इस वक्त कुछ बातचीत कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वहां पर अदर पीपल हैं, यानी यूथ भी है वहां पे, किड्स भी हैं, उनको भी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए वो देख और सुन सकते हैं। दे लॉफ एट आर प्ले। दे मतलब ये जो एजेड पीपल है, लॉफ एट, वो इस वक्त लॉफ एट का जो फ्रेज होती है ये बेसिकली मॉकिंग स्टाइल के लिए शो की जाती है, यानी किसी हद तक किसी के फन को इंजॉय करना। मोक एट, लॉफ एट, जीयर एट हम इस्तेमाल करते हैं। आर प्ले तो वो बच्चों की जो प्लेइंग है, गेम्स हैं, इन पे जो है वो थोड़ा फन क्रिएट कर रहे हैं, उसको इंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनको थोड़ा बहुत गाइड भी कर रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, और फिर उन बच्चों की गेम्स और उनकी एक्टिविटीज पे बात करने के साथ साथ वो कुछ पास्ट टाइम को भी रिकॉल कर रहे हैं। कौन सा वाला पास्ट टाइम रिकॉल कर रहे हैं? सच सच वर द जॉयज व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज। वो बताते हैं कि पास्ट में वंस वी वर ऑल्सो यंग, हम भी बिल्कुल इस तरह यंग थे और इस तरह अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। अपने चाइल्डहुड में हम भी यही ओपन एरिया था, ग्रासी एरिया था, ग्रीन लैंड था, जहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, डिफरेंट गेम्स खेला करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त नॉस्टैल्जिक जो है वो फीलिंग्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं कि जो एजेड पीपल हैं वो बच्चों को देखने के साथ साथ उन पे कमेंट पास करने के साथ साथ अपने भी पास टाइम को, अपने भी यूथ टाइम को रिकॉल कर रहे हैं। इन आर यूथ टाइम, ये जो यूथ टाइम है फ्रेज, इसका मतलब है चाइल्डहुड। वो कहते हैं कि जब हमारा, यानी ये जो ओल्ड जॉन है और जिसके साथ अदर कैरेक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारा भी ये इस तरह का यंग चाइल्डहुड का टाइम था, वर सीन, तो हमें भी लोग ऐसे ही नोटिस करते होंगे जो हमसे बड़े थे। ऑन द एक्विंग ग्रीन, एक्विंग रेजोनेटिंग, वेरी रिफ्रेशिंग,
इसके लिए बड़ा प्लेजेंट और नॉइजी एनवायरनमेंट या हसल एंड बसल ऑफ रूटीन को शो कर सकता है। ग्रीन मतलब है जो मेडोऊ है, ये ग्रासी एरिया। तो वो कहता है इसी ग्रासी एरिया के अंदर इसी तरह की हसल बसल और लाइवली रूटीन के साथ हम लोग भी कभी यंग टाइम में खेला करते थे, और हमसे जो पहले की जनरेशन थी वो हमें इसी तरह कमेंट पास करते थे जैसे हम आज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कर रहे हैं। तो इस स्टेंजा के अंदर हमें एक तो नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट बहुत ज्यादा मिलता है कि जो जनरेशंस होती हैं, इंसान की लाइफ का जो साइकिल है उसमें चाइल्डहुड के बाद मैच्योर एज है और उसके साथ एजेड लाइफ और यानी एंड ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं। तो एक कनेक्शन फिर भी रहता है, यानी एक जो हमारे बिल्कुल एजेड पर्सनैलिटीज होती हैं, जो यंग किड्स होते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन जो है वो सोसाइटी के अंदर हार्मनी क्रिएट करता है। सेकेंडली, चूंकि हमने यहाँ पे ओक ट्री का वर्ड पढ़ा है, तो इसका मतलब है नेचर के साथ भी एक बहुत ही हार्मनी, एक बहुत ही बैलेंस्ड जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट करना चाहा है पोइट ने इस स्टेंजा के अंदर। अगर हम इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो उसको जाहिर है हमने इंग्लिश में प्रिपेयर करना है, तो डायरेक्टली इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की तरफ चलती हूँ मैं। इन दिस स्टेंजा, old people like old John with white hair are sitting under a big oak tree. They are watching the children play happily on the green field. As they watch, they smile and laugh, remembering the happy days of their own childhood. वो सिर्फ उनको देख नहीं रहे बल्कि अपने भी है जो चाइल्डहुड के टाइम को रिकॉल भी कर रहे हैं और साथ साथ वो इंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे हम अपने पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड होते हैं और हम उसी टाइम में खो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। They talk to each other and say that they too once played like this when they were young on the same green field. The echoing green, वो कहते हैं ये देख लो, ये वही इलाका है, ये वही ग्रासी एरिया है। यहाँ पे जब हम छोटे थे तो हम खेला करते थे, अब हम बुढ़ापे में आ गए, हम इधर बैठे हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन सामने आ गई है। The stanza shows a connection between the joy of the present and the sweet memories of the past. तो present और past का एक beautiful amalgamation, एक combination हमें इस stanza में नजर आता है। The poet shows the joy of childhood and how it brings sweet memories to old people. The tone is happy and nostalgic. तो ओवरऑल हैप्पी भी है इस पूरे स्टेंजा की टोन और नॉस्टैल्जिक भी है, यानी कि पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करने का भी एक टच मिलता है। Overall, this stanza symbolizes the connection between the generations and the beautiful cycle of life. It reminds us that joy returns in different forms as we grow, first as playful children and later as adults looking back fondly. तो इंसान की लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स रहते हैं, अगर इंसान बहुत पॉजिटिव लाइफ को स्पेंड करता है तो उसके हैप्पी मोमेंट्स के अंदर बचपन का टाइम होता है, केयर फ्री टाइम होता है, बच्चे अपनी गेम्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम एजेड लाइफ में चलते जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम बैक टाइम को रिकॉल करके भी वैसी हैप्पीनेस लेते हैं जैसी कि उस वक्त वो गेम को परफॉर्म करते हुए लेते हैं। तो ये क्या है, एक साइकिल ऑफ लाइफ के अंदर पोइट ने हमें इस स्टेंजा की सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बताना चाहा है कि इंसान की जो टाइम स्पैन है, जो स्टे है इस दुनिया के अंदर, वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का है। वो बहुत क्विकली पास होता है और इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे वो अपने बचपन, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक का सफर तय करता है। अब हम स्टडी करेंगे अपने लास्ट थर्ड स्टेंजा को। थर्ड स्टेंजा के अंदर जो ओवरऑल टाइम है हमारा, वो इवनिंग टाइम दिखाया गया है और सिंबॉलिकली ये एंड ऑफ लाइफ को कनेक्ट करेगा। टिल द लिटिल वंस weary, no more can be merry. टिल द लिटिल वंस का मतलब है कि जो किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वेरी वेरी कहते हैं टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो पोइट बताना चाहते हैं कि चूंकि अब नाइट टाइम हो रहा था, इवनिंग टाइम हो रहा था, तो बच्चे अब सारे दिन की रूटीन के बाद काफी इस वक्त एग्जॉस्टेड हैं, टायर्ड हैं, थक गए हैं। नो मोर कैन बी मैरी, अब वो बिल्कुल भी मैरी मेकिंग मूड में नहीं है, जॉयस हैप्पी मूड में नहीं है। अब वो थके हुए हैं, वो घर वापस जाना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं।
The sun does descend and our sports have an end. और इस तरह ही सन के डिसेंड करने की कंडीशन क्या आ रही है? डिसेंड का मतलब होता है गो डाउन या सनसेट। तो जब सनसेट होता है तो क्या होता है? मगरिब का टाइम होता है, यानी कि डार्कनेस प्रिवेल करना शुरू कर देती है और नाइट टाइम अप्रोच कर रहा होता है। तो एट दैट टाइम जो हमारी बाहर की रूटीन्स होती हैं, जो हमारे टास्क होते हैं, जो हमारी गेम्स होती हैं, वो किसी हद तक एंड हो रही होती हैं। तो वापस लोग जो है वो अपने घरों की तरफ मूव ऑन होते हैं। और इस वजह से वो बता रहा है कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं बच्चों की, वो भी तकरीबन एंड हो चुकी हुई हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अब बच्चे जो हैं वो अपनी मदर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नॉर्मली जो नाइट टाइम होता है इसमें बच्चे ज्यादातर अपने पेरेंट्स की कंपनी को एंजॉय करते हैं रादर देन फ्रेंड्स। सारा दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आउटसाइड होते हैं। ये जो टाइम होता है इवनिंग का या नाइट, इसमें इंसान अपने होम प्लेस को मिस करता है, वो अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो वो कहते हैं कि इस वक्त वो बच्चे सारे भाग रहे हैं अपने घरों की तरफ, ताकि यहाँ पे जो लैब्स का वर्ड है ना, लैप्स वैसे माँ की आगोश को कहते हैं। हम इसमें मदर्स एम्ब्रेस करना भी कह सकते हैं। माँ के साथ जो हमारा एक फिजिकल जो एक टच होता है उसको शो किया गया है। और ब्रदर्स और सिस्टर्स का जो वर्ड आया तो सिबलिंग्स कह सकते हैं। तो बच्चे वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अब वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिमेनिंग टाइम को स्पेंड करेंगे। जस्ट लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। और बिल्कुल बर्ड्स की जिंदगी में भी ऐसा है, यानी ह्यूमन बींग्स में भी ये रूटीन होती है कि डे टाइम हमारी वर्ल्डली एक्टिविटीज का होता है और नाइट टाइम हमारे रेस्ट का होता है। तो सेम इज द कंडीशन विद द लाइफ ऑफ बर्ड्स। वो जो बर्ड्स हैं वो भी ऐसे ही हैं कि जैसे ही ये डस्क टाइम स्टार्ट होता है, इवनिंग टाइम होता है, तो वो भी अपने नेस्ट की तरफ मूव करते हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। तो अब बाहर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खामोशी हो रही है, साइलेंस हो रही है नाइट टाइम की वजह से। तो अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम्स, कोई लॉफिंग, कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं है। दैट इज नो मोर सीन आई बी नोटिस्ड। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो जो मेडो या ग्रीन फील्ड है वो इस वक्त डार्क हो गया है। इस वक्त वो डार्कनेस ने कवर कर लिया है और वहां पे बिल्कुल साइलेंस है, पीस है और किसी किस्म की कोई वहां पे रूटीन नजर नहीं आ रही। सिंबॉलिकली अगर मैं देखूं तो ये जो स्टेंजा है ये इंसान की लाइफ के एंड को शो करता है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपने यूथ टाइम में बहुत से ऐसे टास्क परफॉर्म करता है। अगर वो अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में स्पेंड करता है कि वो वर्ल्डली टास्क भी परफॉर्म करे और साथ साथ अपने जो वर्शिप का टाइम है उसको भी मैनेज करता है, अपने गॉड के साथ भी अपना कनेक्शन रखता है, तो उसकी लाइफ एक हार्मनी में होती है। हार्मनी और बैलेंस का मतलब ये है कि इंसान नेचर के साथ भी कांटेक्ट में हो, अपने वर्ल्डली टास्क यानी अर्निंग और जो बाकी चीजें हमारी एजुकेशन ये है ये भी परफॉर्म की जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ भी हमारा टाइम स्पेंड होना चाहिए। तो जब इंसान एक बहुत लाइवली, बहुत हैप्पी, एक बैलेंस टाइम स्पेंड करता है तो उसकी जो एंड ऑफ लाइफ है वो भी उसके लिए सूदिंग इफेक्ट रखती है, जैसे कि नाइट टाइम जो है वो सूदिंग और पीसफुल टाइम या आवर्स कंसिडर किए जाते हैं। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द डे इज एंडिंग एंड द सन इज सेटिंग। The children are tired after playing all day and cannot stay happy and active anymore. उनकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई है, वो फर्दर अपनी गेम्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते। Their games to come to an end and they return to their mothers just like baby birds return to their nest. Now the green field becomes quiet and dark and no more playing is seen. I mean किसी किस्म की कोई गेम्स वहां पे अब नोटिस नहीं की जा सकती। The poet shows how the joyful day returns into peaceful night, just like how childhood ends and leads to old age and rest. The third stanza symbolizes the end of life or the evening of human life. The setting sun represents the end of the day, but also the old age or approaching death. The tired children symbolize people who have spent their energy in the journey of life, just like how children get tired after playing. So, this was the description about the third one stanza. The mother's laps and image of birds in their nest symbolize peace, comfort, and returning home.
जस्ट लाइक ह्यूमंस रिटर्न टू रेस्ट आफ्टर अ फुल लाइफ। और आपको पता है इंसान की अपनी फुल लाइफ के बाद रेस्ट टाइम कहाँ पे है? उसकी एक्चुअल जो स्लीपिंग कंडीशन है, यानी ये जो हमारी टेम्पररी स्लीप होती है ना रात के टाइम की, जब इंसान की डेथ होती है तो उसका एक्चुअल जो रेस्ट टाइम जो चलता है वो उसकी कब्र का टाइम होता है, उसकी आखिरत वाला टाइम होता है। तो कहते हैं इंसान की लाइफ जैसे एंड होती है तो फिर वो अपनी लाइफ के एंड करने के बाद इस दुनिया से चला जाता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने एक्चुअल होम में चला जाता है। एक तो वो होम है ना ये जहाँ पे हम आजकल जिंदगी गुजारते हैं, ये हमारा टेम्पररी स्टे है इन दिस वर्ल्ड। और हमारा एक्चुअल होम क्या होता है? जो हमारा आखिरत वाला है, यानी मरने के बाद जो अगली जिंदगी है, जो कब्र के हालात है, उसको यहाँ पे उसने सिंबॉलिकली टच किया है। द डार्कनिंग ग्रीन represents the end of joy and activity, just as life comes to a calm close in old age. So old age में life भी अपने calm close की तरफ चली जाती है. Overall, this stanza shows that life moves in a natural cycle: childhood, I mean morning, adulthood, noon, and old age, evening. The poet beautifully compares human life to a single day full of joy, activity, and finally rest. तो एक पूरे दिन की रूटीन से हमारे पोइट ने इंसान की इस दुनिया में टेम्पररी स्टे के दौरान उसकी एक्टिविटीज को और उसकी लाइफ के मोमेंट्स को डिफाइन कर दिया है। सो क्लास, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए हमने इस पोम के रिमेनिंग पार्ट को पढ़ा और यहाँ पे इसकी फाइनल सिनोनिम्स को देख लिया, एक्सप्लेनेशन को देख लिया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर के लिए ये बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।